बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमने सिलेक्ट करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। वो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ पी ओवर क्यू, लॉग पी ओवर क्यू की वैल्यू वो क्या होगी। इसमें उसने मल्टी आंसर्स दिए हैं। हमारे पास लॉग के आगे p ओवर q है, यानी 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि आगे लॉग के आगे 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो लॉग न्यूमरेटर का माइनस लॉग डिनोमिनेटर का, ये सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि अगर लॉग के आगे 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हो स्टूडेंट्स, तो लॉग न्यूमरेटर माइनस फार्मूले वाला और लॉग डिनोमिनेटर। तो सिमिलरली यहां वो कह रहा है कि लॉग p ओवर q ये किसके इक्वल होगा। तो बड़ा इजी है, अगर हम इसके साथ मैच करें तो ये होगा लॉग न्यूमरेटर का यानी लॉग p माइनस लॉग डिनोमिनेटर यानी लॉग q। तो आप गौर से देखें स्टूडेंट्स कि इसमें लॉग p ओवर q की वैल्यू क्या होगी। लॉग ये क्या b करेक्ट आंसर होगा, क्या ये d करेक्ट आंसर होगा। देखें लॉग q है जबकि यहां लॉग p है, p ओवर q, तो पहले लॉग p आना चाहिए। तो अगर आप a को गौर से देखें तो log p माइनस log a, तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा है log p माइनस log a, यानी a इज द करेक्ट आंसर। सेकंड डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 7। वो कहता है log p माइनस log q इज सेम एज। तो जो करें स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 4 इक्वल होता है 3 प्लस 1 के, तो इसी तरह 3 प्लस 1 इक्वल होगा 4 के। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर 4 इक्वल होता है 3 प्लस 1 के तो 3 प्लस 1 भी इक्वल होगा 4 के। तो अगर ये लॉग p ओवर q इक्वल होता है लॉग p माइनस लॉग q के, तो अगर इसका रिवर्स ले लें कि ये क्योंकि बोथ आर इक्वल्स, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये वैल्यू गिवन हो, ये पूछ ले कि log p माइनस log q किसके इक्वल होगा, तो आपके फौरन ज़हन में आ जाना चाहिए कि सेकंड लॉ में जब 2 लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये रेशनल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी log p ओवर q लिखेंगे हम। तो ये टोटल वैल्यू इक्वल होगी log p ओवर q के। तो यहां ये देखें, यही पूछ रहा है कि log p माइनस log q इज द सेम एज, कि ये किसके सेम होगा, ये q ओवर p के। नो, क्योंकि यहां पहले p है। क्या p माइनस q के? नो, इसके इक्वल भी नहीं होगा। ये इस तरह पेपर में हम क्रॉस नहीं लगाएंगे, हमने जस्ट करेक्ट आंसर जो है वो उसको सिलेक्ट करना है। तो क्या ये 2 लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये 2 लॉग्स के इक्वल होगा? नो, ये 2 लॉग हैं तो इसको सिंगल लॉग के इक्वल करना है, ये बात ज़हन में रखनी है। तो ये दोनों, ये ना ये इक्वल होगा, ये ए आंसर हमारा करेक्ट होगा, ना बी ना सी, बल्कि डी। देखें तो गौर करें कि ये लॉग 2 लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये वैल्यू आएगी लॉग पी ओवर क्यू, यानी ये सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी। अगर आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो इंतहाई इजी है इनको सिलेक्ट करना कि चूज द करेक्ट वन। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 8। ये वो कह रहा है लॉग m के ऊपर n है, यानी लॉग m एक्सपोनेंट n है, कैन बी रिटन एज। वो कहता है इसको लिखा जा सकता है। ये 4 आंसर्स उसने दिए हैं। तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड
कि ये जो फार्मूला है ये लास्ट लॉगरिथम का थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि अगर लॉग के आगे कोई भी वैल्यू हो उसका एक्सपोनेंट हो तो हम एक्सपोनेंट को लॉग से पहले लिख लेते हैं। ये है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो देखें कि ये इक्वल इसके होता है। अब हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं, क्या ए करेक्ट आंसर होगा? नो। क्या बी करेक्ट आंसर होगा? नो, क्योंकि लॉग से पहले एम लिखा हुआ है उसने। हमने एक्सपोनेंट को पहले लिखना है, तो एक्सपोनेंट तो है एन। तो देखें करेक्ट आंसर जो है वो हमारा सी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने करेक्ट आंसर जो है वो सी सिलेक्ट किया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 9। अगर आप अच्छे तरीके से इनके लॉज ऑफ लॉगरिथम को बार बार प्रैक्टिस करके रिवाइज करेंगे तो ये सिलेक्ट आंसर्स इंतहाई इजी होगा आपके लिए। नंबर 9 है, इसमें वो कह रहा है लॉग ए विद बेस बी मल्टीप्लाई log b with base c can be written as। इसको वो कहता है कि किस तरह लिखा जा सकता है। इसमें 4 पॉसिबल आंसर देता है। ए में वो देता है, वो कहता है कि log c विद बेस a। बी में वो कहता है log a विद बेस c, और c में वो कह रहा है log b विद बेस a, और लास्ट आंसर वो दे रहा है d log c विद बेस a। तो स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वैल्यू है 2 लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी डिफरेंट बेस हैं। देखें यहाँ बेस b है, यहाँ c है, और लॉग के आगे ये a है, यहाँ b है। कैन बी रिटन एज, वो कहता है इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो देखें स्टूडेंट्स ज़हन में रखना, आपने एक बात जो है वो फॉलो करनी है। हमने फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम में डिस्कस किया था कि अगर बेस यहाँ b है तो यहाँ भी लॉग के आगे b है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल। देखें गौर करें, तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया? log a विद बेस c। log a और ये बेस c बन जाएगी। log a, क्या यहाँ log a है? नो, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या यहाँ log a है? नहीं, ये तो b है, ये भी करेक्ट नहीं होगा। क्या यहाँ log a है? नहीं, ये तो c है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो रिमेनिंग आंसर्स आपके सामने एक ही है। देखें log a और विद बेस c, जबकि b कैंसिल हो गया और हमारे पास जो वैल्यू बची log a विद बेस c। तो ये करेक्ट आंसर्स b के log a विद बेस c। स्टूडेंट्स तो लास्ट डिस्कस करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 10। ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस पे, यानी लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको आने चाहिए। नंबर 10 है log x with base y will be equal to a में वो कहता है कि क्या ये इक्वल होगा log x, यहां log x है तो यहां भी log x, और इसकी बेस वो चेंज कर रहा है z, और नीचे यहां क्योंकि y है और यहां ये वो दे रहा है log z विद बेस y। b में करेक्ट आंसर दे रहा है log z विद बेस x, और log z
विद बेस y, सी में वो करेक्ट आंसर्स दे रहा है log x विद बेस c और log y विद बेस c, और डी में वो कह रहा है कि इसको तो नहीं आपने सिलेक्ट करना कहीं कि log y विद बेस a, और डिनोमिनेटर में वो दे रहा है log x विद बेस a। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हम इसको कि हमारे पास 4 पॉसिबल आंसर्स हैं और इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स वही बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है वो लिख लिख के आपने प्रैक्टिस की होगी तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि हम इनमें से कौन सा जो है वो सिलेक्ट करें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। इस वैल्यू को वो कह रहा है log x विद बेस y इक्वल किसके होगा। ये सिंगल लॉग है, इसको हमने इक्वल लिखना है रेशनल फॉर्म में, यानी लॉग डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, न्यूमिनेटर में भी, ओवर लॉग डिनोमिनेटर, यानी इसको इन द फॉर्म ऑफ 2 लॉगरिथम में लिखना है। ये देखें 2 लॉगरिथम है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, हर पार्ट्स में उसने दिया हुआ। लेकिन 4th लॉ ऑफ लॉगरिथम ये है कि आगे लॉग के आगे अगर x है तो ये इक्वल होगा log x विद बेस जो है, अगर यहां y है तो चेंज कर दें, इसको चेंज करके कोई और बेस रख लें, और ये जो बेस y है ये log के आगे आ जाएगा, यानी log x ओवर log y आना चाहिए हमारे पास आंसर्स। तो यहां ये देखें log x है ऊपर न्यूमरेटर में, तो यहां क्योंकि log x ही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ये log y और log x है, बेस चेंज है, यहां a बेस है। यहां देखें c में या d में देखें, b में देखें log z और नीचे भी log z, तो हमने तो लिखना है log x ओवर log y, तो ये b भी करेक्ट आंसर नहीं है। a में देखें लिखा हुआ है log x, हमने भी log x लिखना है। नीचे लिखा हुआ है उसने log z, हमने लिखना है log y, क्योंकि इस बेस को log के आगे लेकर आना है, तो दैट मीन कि ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो स्टूडेंट्स 4th लॉ ऑफ लॉगरिथम ये कहता है कि अगर log के आगे कोई वैल्यू हो और नीचे बेस है तो ये इक्वल हम इस तरह लिख सकते हैं log x और नीचे ये जो बेस है ओवर log y, और यहां बेस जो है वो चेंज कर दें। यहां देखें उसने बेस c लिखी हुई है, चेंज की हुई है, तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर जो है वो हमारा C है। C इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स ये था रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर्स। स्टूडेंट्स उम्मीद रखता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे, तो आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि इस पर ग्रिप मजबूत हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।